Assalamu alaikum, respected audience. I am Muhammad Umair through the platform of Ask for Literature. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीक ट्रेजेडी। आज के टॉपिक के अंदर हम ग्रीक ट्रेजेडी को डिफाइन करेंगे। ट्रेजेडी होती क्या है, मेजर ट्रेजेडियंस कौन से हैं, और ये सारे के सारे ट्रेजेडियंस हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली टू रिलेटेड टू द ग्रीक era and Greek writers. So when we actually analyze that what is Greek tragedy, tragedy is actually concerned with a drama and epic too. But our today's concern with the Greek tragedy specific to drama. Before addressing and giving you the information regarding drama, I want to highlight the definition of drama. It's a famous quote related to drama that drama is a unique tool to explore and express the human feelings. और आज का हमारा जो स्पेसिफिक कंसर्न है वो ड्रामा के साथ है। Greek tragedy is actually a genre of drama originating in ancient Greece. Is renowned for its profound exploration of human sufferings and the complexities of fate. Its fundamental elements and the concept of catharsis as defined by the influential Greek philosopher Aristotle. And he actually shaped the understanding and the creation of tragedy for the centuries. Overall, Greek tragedy एक genre है, एक emerging genre था ग्रीस का, क्योंकि ग्रीस के अंदर पोइट्री जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। और फिर ओरिजिनेट हुआ ड्रामा, और ड्रामा की जो पहली फॉर्म ओरिजिनेट हुई है ग्रीस के अंदर वो ग्रीक ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। ग्रीक ट्रेजेडी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें या इसके अंदर हम कम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर ज़्यादातर एक्सप्लोर किया गया है ह्यूमन सफरिंग्स को, और स्पेसिफिकली फेट एंड चांस और हमार्शिया को एलेबोरेट किया गया है डिफरेंट प्ले राइट्स के कंसर्न से। और जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं और तो एरिस्टोटल का नाम हम भूल जाएं तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी और स्पेसिफिकली ट्रेजेडी को जो डिफ़ाइन करता है वो एरिस्टोटल करता है। एरिस्टोटल ने डिफ़ाइन किया है, जो कि एक फेमस फिलोसफर था ग्रीक का, और ये ख़ुद एथेंस से बिलोंग करता था। और आज के हमारे टॉपिक के अंदर जो तीन मेजर राइटर्स हैं, सोफोक्लीस, यूरिपाइड्स एंड एस्किलिस, तो ये तीनों राइटर जो हैं ये एथेंस से बिलोंग करते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए कि हम एरिस्टोटल की डेफिनेशन को कोट करें जो उसने अपनी बुक पोएटिक्स के अंदर दी है। पोएटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन which is serious, complete and of a certain magnitude in different parts with different kinds of embellishment through action, not narration, and through the scenes of pity and fear, bringing about the catharsis of these or such like emotions. इस जनरल डेफिनेशन को अगर आप एलेबोरेट करें या अंडरस्टैंड करें तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन होती है एक्शन से। इट्स मीन्स के ये इमिटेशन है एक्शन का, और वो एक्शन हमेशा सीरियस होना चाहिए। इट्स मीन्स कि ट्रेजेडी कभी भी फन और अम्यूजमेंट के लिए नहीं होती। ट्रेजेडी जो है, अलमिया जो है, वो एक संजीदा टॉपिक है और उसमें एक संजीदगी जो है इस अलमिया के अंदर दिखाई जाएगी, जो रिलेट करेगी किसी किंग, किसी प्रिंस या किसी हायर एलीट के पर्सन के साथ। तो ट्रेजेडी हमेशा सीरियस होती है और वो इमिटेशन होता है एक्शन का, और ट्रेजेडी हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। ट्रेजेडी कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, और उसकी एक सर्टन लेंथ होनी चाहिए। इट्स मीन्स कि जो ड्यूरेशन है ट्रेजेडी का वो अचानक से ना आ जाए, उसके लिए जो प्लॉट है वो डेवलप्ड होना चाहिए। और एक फेमस प्ले भी, आप अगर ज़्यादातर जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली ये प्ले पढ़ते हैं, इडिपस रेक्स। और इडिपस रेक्स के जो राइटर है उसको भी हम एलेबोरेट करेंगे आगे अगली स्लाइड्स के अंदर। तो एक ख़ास लेंथ के तहत, एक ख़ास मैग्नीट्यूड के तहत
दिखाया गया है कि इडिपस रेक्स की लाइफ के अंदर ट्रेजेडी कैसे आई है। और उसके अंदर मजीद एरिस्टोटल कहता है कि एम्बेलिशमेंट होनी चाहिए। एम्बेलिशमेंट यहाँ पे कोरस है, यहाँ पे मेलोडी है। तो ट्रेजेडी के अंदर मेलोडी का भी रोल होता है, कोरस का भी रोल होता है। ये हमें समझाना चाह रहे हैं ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। और उसके बाद इन्होंने खूबसूरत बात की है कि ट्रेजेडी जो होती है वो हमेशा एक्शन के अंदर होती है, कभी भी नरेशन के अंदर नहीं होती। इट्स मीन्स के ट्रेजेडी कभी भी नैरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ नैरेटिव नहीं होती, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस होती है। और उस ट्रेजेडी को देखने के बाद, उस ट्रेजेडी को पढ़ने के बाद जो करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स के ऊपर हमें स्पेसिफिक काइंड की फीलिंग्स आनी चाहिए, जो कि पिटी की फीलिंग है। मीन्स के अगर हमने कोई किरदार देखा है और उसकी किरदार के अंदर अलमिया हुआ है तो उसके ऊपर हमें रहम आना चाहिए, जैसे ही हमें इडिपस रेक्स के किरदार के ऊपर रहम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट वो आगे कहता है कि फियर, पिटी भी होना चाहिए और फियर भी होना चाहिए। फियर कैसे होना चाहिए? फियर अबाउट आवर सेल्फ, कि उस ट्रेजेडी को देख के हम खुद खौफ का शिकार हों और उस खौफ का शिकार होते हुए हम लोग अपना कैथारसिस करें। कैथारसिस को फर्दरली डिवाइड किया है एरिस्टोटल ने प्योरिगेशन एंड प्योरिफिकेशन के अंदर। मीन्स के हमें अपना इस्तेसाल करना है। तो इस किस्म की जो मिली जुली जो इमोशंस होती हैं उनको हम लोग ट्रेजेडी के अंदर एनालाइज करते हैं, खुद का कैथारसिस करते हैं और किरदारों का भी कैथारसिस करते हैं। उसके बाद अगर ग्रीक राइटर्स की बात की जाए, पहला फेमस राइटर एस्किलिस, दूसरा सोफोक्लिस और तीसरा यूरिपाइड्स। जैसे कि स्लाइड के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि पहला राइटर एस्किलिस है। और अगर हम एस्किलिस को डिफाइन करें, आपके पास एस्किलिस की तस्वीर भी नजर आ रही है, राइट कॉर्नर पे मौजूद है। अब एस्किलिस की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 523 बीसी है और उसकी डेथ है 456 बीसी। यहाँ पे थोड़ा सा आप जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा कि बीसी या एडी क्या होता है, उनके लिए मैं आपको बताता चलूं कि बीसी जो एज है वो बिफोर क्राइस्ट है। मीन्स के बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस वक्त जो ईयर्स चलते थे वो बिल्कुल उल्टे चलते थे। मीन्स कि हमारे इलेबोरेशन के लिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया पे आ गए तो उसके बाद अब 2023 साल हो चुके हैं एनो डोमिनी के बाद। अभी जो हमारी डेट है, करंट डेट, इसको हम लोग काउंट करते हैं 2023 एडी और ये बिल्कुल सीधी चल रही है। जबकि अगर हम उसका कंपैरिजन करें ग्रीक एज के साथ, तो ग्रीस जो है एज या ग्रीक टाइम पीरियड है, उस वक्त अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया पे नहीं आए थे और जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से 523 साल पहले पैदा हुए हैं एस्किलिस और इनकी डेथ हुई है 456 बीसी के अंदर। ये जितने भी तीनों ग्रीक राइटर्स हैं, चाहे वो एस्किलिस है, चाहे वो सोफोक्लिस है और चाहे वो यूरिपाइड्स है, इन तीनों की बर्थ जो है वो जीसस क्राइस्ट से 450-500 साल पहले हुई है। इसलिए यहाँ पे आपको डेट जो है वो उल्टी नजर आ रही है कि 523 के अंदर इनकी बर्थ हुई है और 456 के अंदर इनकी डेथ हुई है। अगर एस्किलिस के बारे में हम लोग जाने तो एस्किलिस को कहा जाता है कि ये एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं, जैसे हमने इसको पहले भी एलेबोरेट किया। और ये बहुत ही कमाल के ट्रेजेडियंस माने जाते हैं एंशिएंट ग्रीस के अंदर। और इनके दो मजीद भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने ट्रेजेडी के अंदर अहम किरदार अदा किया। एक सोफोक्लिस हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और तीसरे जो है वो यूरिपाइड्स हैं। अगर इनको देखा जाए कि ये इतने मशहूर क्यों हैं, तो इनकी मशहूर होने के पीछे जो ख़ास वजह है वो ये है कि इनका ग्रैंड स्टाइल। इन्होंने एक ख़ास ग्रैंड स्टाइल के अंदर ट्रेजेडी को लिखा है। और जो एरिस्टोटल की बुक है पोएटिक्स, उसके अंदर कंपैरिजन भी किया गया है कि एपिक और ट्रेजेडी के अंदर क्या आपस में उनके अंदर कंपैरिजन है और क्या कंट्रास्ट है। और वहीं पे एक जगह पे बताया गया है कि हर ट्रेजेडी जो होती है वो एपिक तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एपिक ट्रेजेडी भी हो। इस किस्म की एक लाइन है जो हमें एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अंदर मिलती है। हमें जितने भी ग्रैंड स्टाइल, इट्स मीन्स के नैरेटिव स्टाइल, डायलॉग और नैरेटिव्स को मिक्स करके इसने एक खास
डिज़ाइन तरतीब दिया प्लेस का। तो एपिक आपको पता है जैसे कि बेस करती है पोइट्री के ऊपर, तो पोइट्री से इमर्ज जनरा था ये, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि कौन कौन से थीम्स इन्होंने ऐड किए अपनी जो इनकी बुक्स थी, जो इनके प्लेस थे, उनके अंदर इन्होंने जस्टिस को, फेट को और डिवाइन विल को देखा है। इट्स मीन्स कि चांस को देखा है कि कैसे रोल प्ले करता है। अगर फेमस वर्क्स की बात की जाए तो द ओरिस्टिया जो कि ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी ये होता है कि जैसे कि ईडिपस रेक्स है, ईडिपस रेक्स के बाद ईडिपस एट कोलोनस है और एंटिगनी है, तो ये एक ट्रायोलॉजी है। सेम ऐसे ही है, द ओरिस्टिया भी ट्रायोलॉजी थी। और एक और इनका फेमस वर्क है प्रोमेथियस बाउंड। अगर थीम्स की बात की जाए तो जस्टिस, फेट, डिवाइन विल एंड हुब्रिस, इट्स मीन दैट एक्सेसिव प्राइड, ये जो है इनके मेजर थीम्स हैं जो हाईलाइट किए जाते हैं इनकी प्लेस के अंदर। और अगर राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो ग्रैंड स्टाइल, एपिक स्टाइल इन्होंने यूज किया है और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया इन्होंने अपनी प्लेस के अंदर, सिमिलीज का इस्तेमाल किया है और एलिगरी का इस्तेमाल किया है। एलिगरी ऐसे ही है जैसे कि कोई तारीखी वाकया किसी फेमस किंग का, किसी प्रिंस का, इन्होंने उसको पढ़ा, उसको जाना और उसके ऊपर प्ले लिख दिया। सिमिलीज आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच है। ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम अपने अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे जब हम फिगर ऑफ स्पीच को इन डिटेल देख रहे होंगे, और एलिगरी को भी देखेंगे और बाकी चीजों को भी। अगर की पॉइंट्स की मैं बात करूं एस्किलीस के बारे में, तो ये वो फर्स्ट प्ले राइट है जिसने ट्रायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। ट्रायोलॉजी जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 प्लेज आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। पहला प्ले, उसके बाद दूसरा प्ले, तीसरा प्ले। जैसे आजकल मूवीज के अंदर होता है, डिफरेंट मूवीज आई हुई हैं, लाइक अगर हम अभी लेटेस्ट मूवीज की बात करें तो KGF पार्ट 1 आया है, फिर KGF पार्ट 2 आया, तो ये ट्रायोलॉजी होती है इस तरह। या अगर आप लोगों ने देखा होगा क्रिश 1, क्रिश 2, तो इस तरह की ये जो सीक्वेंस वाइज आती हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, तो ये ट्रायोलॉजीज होती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो एस्किलीस को कहा जाता है कि ये फादर ऑफ ट्रेजेडी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ हम एसोसिएट करेंगे, क्रेडिट जाता है एस्किलीस को कि इन्होंने डिट्रोगनस जो है वो ग्रीक स्टेज के ऊपर ऐड किया, और वो जो ग्रीक स्टेज के ऊपर इन्होंने ड्यूट्रैगनस ऐड किया है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं सेकंड एक्टर। इसका मतलब है कि एस्किलीस से पहले अगर प्ले लिखे भी जाते थे तो वहां पे जो परफॉर्मेंस होती थी, एट वन टाइम ओनली वन कैरेक्टर जो था वो परफॉर्म करता था, अपने डायलॉग्स बोलता था, वो चला जाता था, फिर दूसरा आके बोलता था। तो इनकी ये एडिशन है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी और रिगार्डिंग ग्रीक लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी, स्पेसिफिकली रेलिवेंट टू ड्रामा, कि इन्होंने ग्रीक थिएटर के अंदर ग्रीक स्टेज के ऊपर दूसरा किरदार जो है वो लेकर आए हैं। इनके अगर हम लोग प्लेस की बात करें तो 70 से 90 प्लेस इन्होंने लिखी हैं, और आप टोटल 7 जो हैं सर्वाइव करते हैं। बाकी जो इनके प्लेस हैं वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए, वो खो गए हैं हमसे। और इसके बाद अगर फेमस वर्क्स की बात की जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओरिस्टिया की ट्रायोलॉजी और प्रोमेथियस बाउंड जो है इनके फेमस वर्क हैं। एस्किलीस के बाद दूसरा नाम जो है वो सोफोक्लीस का है, और सोफोक्लीस के प्लेस हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। जो स्पेसिफिक हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो इडिपस रेक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इडिपल फिक्सेशन जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के अंदर, उसको एनालाइज करते हैं, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स को एनालाइज करते हैं, और स्पेसिफिक एक इनकी अगर खासियत देखी जाए तो इन्होंने साइकोलॉजी को जो है इन्वॉल्व करवाया है अपने प्लेस के अंदर। सोफोक्लीस की डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, राइट साइड पे इनकी शक्ल भी आपको नजर आ रही होगी जो कि एक स्टैचू है। इनकी बर्थ 497 BC और 406 BC के अंदर इनकी डेथ हुई है। सोफोक्लीस को अगर हम लोग देखें तो वाज अनदर वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ये हमने पहले भी डिफाइन किया है कि 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस हैं, एस्किलीस है, सोफोक्लीस है, तो ये वो दूसरे ग्रेट ट्रेजेडियंस हैं। और जो इनका सेरा अगर हम इनके सर दें कि इन्होंने क्या खास काम किया है, तो वो ये किया है कि इनके प्लॉट्स जो हैं वो वेल क्राफ्टेड हैं, और इन्होंने एक्सप्लोर किया है ह्यूमन साइकोलॉजी को,
और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस्ड के ऊपर सिगमंड फ्राइड ने हमें कॉन्सेप्ट दिया इडिपल फिक्सेशन का, इलेक्ट्रा फिक्सेशन का, उसके बाद सबकॉन्शियसनेस का, अनकॉन्शियसनेस का। तो इनके फेमस प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो इडिपस रेक्स और एंटिगनी है। और एंटिगनी अगर हम लोग देखें तो ये बेटी थी इडिपस रेक्स की, और ये ट्रायोलॉजी के अंदर थर्ड जो प्ले है वो कंसिडर किया जाता है एंटिगनी का, और ये मास्टरपीस कंसिडर किए जाते हैं सोफोक्लीज के। अगर थीम्स की बात करें रिगार्डिंग सोफोक्लीज की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इनके जो मेजर थीम्स हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, फ्री विल है, फेट है और ट्रैजिक फ्लॉ है। ये सारी की सारी जो लिटरेरी टर्म्स हैं इनको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। और अगर इनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो सबसे कमाल की जो स्पेशलाइजेशन है इनकी कि इनके प्लॉट्स जो हैं वो वेल क्राफ्टेड हैं। इसका मतलब है कि प्लॉट्स के अंदर खास किस्म की मिंगलमेंट है, एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और इन्होंने यूज ऑफ आयरनी किया है। आयरनी डेफिनेटली होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, सिचुएशनल आयरनी होती है, वर्बल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है। तो ये तीनों आयरनीज का इस्तेमाल किया है बखूबी सोफोक्लीज ने। सस्पेंस क्रिएट किया है इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर, इडिपस रेक्स के किरदार के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। और रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, जो कि एरिस्टोटल ने भी दिया था कि रिकग्निशन जो है वो होनी चाहिए। अननोन टू नोन का जो नॉलेज है उसके बारे में बात हो रही है। अगर की पॉइंट्स की बात करें हम लोग सोफोक्लीज की, तो इन्होंने 123 प्लेज लिखे हैं, और इनके भी 7 प्लेज हैं जो अभी तक सर्वाइव करते हैं। उनमें से एक खास प्ले इडिपस रेक्स है, और एंटिगनी है, और इडिपस एट कोलोनस है। और जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि एक्सप्लोरेशन की है इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी की, और इनके जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे वेल क्राफ्टेड हैं। इसके बाद एक खास एडिशन जो है इनके बारे में वो ये है कि जैसे एस्किलीज ने डेट्रोगनिस्ट का एडिशन किया प्लेस के अंदर, इन्होंने ट्राइटैगनिस्ट का एडिशन किया है ग्रीक स्टेज के ऊपर। इट्स मीन्स के एक ही पर्दे के ऊपर, एक ही सीन के ऊपर 3 किरदारों को लेके आने का काम जो है, और इनका सेरा जो है वो सोफोक्लीज के सर जाता है। और इनके फेमस वर्क्स इडिपस और एंटिगनी है, जैसे कि पहले भी डिफाइन किया। और इसके बाद आखिरी राइटर्स का नाम आता है जो हमारे पास हैं यूरिपाइड्स। ये भी तीसरे ट्रेजेडियंस हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया। और यूरिपाइड्स जो हैं रियलिज्म के ऊपर इनका काफ़ी काम है। ओवरऑल आप लोग देखें कि एस्किलीज का अगर हम लोग देखें तो उनकी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ के अंदर, सोफोक्लीज की देखें किसी और चीज़ के अंदर, जबकि यूरिपाइड्स की देखें कि इनके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन थी, तो इनकी स्पेशलाइजेशन थी रियलिज्म के अंदर, और इन्होंने सोशल कमेंट्री की है। इट्स मीन्स के सोशल जो स्टेटस है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर जो कमेंट्री का काम है कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये सारे काम जो हैं वो यूरिपाइड्स की राइटिंग के अंदर हमें मिलते हैं। यूरिपाइड के फेमस वर्क्स के अंदर मीडिया आता है और द बाचाया आता है। और इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो रियलिज्म, इट्स मीन दैट कि इनके जितने भी वर्क्स हैं रिलेटेड टू रियल लाइफ या रिलेटेड टू नेचर हैं। सोशल कमेंट्री इन्होंने की है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने इनके नाम पे हम लोग ऐड कर सकते हैं वो ये है कि रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी को इन्होंने खूबसूरती से एलेबोरेट किया है। राइटिंग स्टाइल देखें तो इन्होंने कोई ग्रैंड स्टाइल इस्तेमाल नहीं किया लैंग्वेज का, कोई मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। इन्होंने एवरीडे ग्रीस लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म के ऊपर इन्होंने काम किया है, और डेक्स एक्स मैकेना की टर्म इन्होंने कॉइन की है, एलेबोरेट की है, जिसको कहा जाता है कि गॉड फ्रॉम द मशीन, कि गॉड जो है वो मशीन से रिलेट हैं। और अगर आप लोग ग्रीक मिथोलॉजी की बात करें, ग्रीक वर्ल्ड की बात करें, तो डिफरेंट किस्म के गॉड्स हैं जिनको हम लोग एलेबोरेट करते हैं कि खूबसूरती का और गॉड है, बारिश का और गॉड है, वार का और गॉड है। स्पेशली अगर हम लोग वार की गॉड की बात करें तो मार्स, मुरीख जो हमारा एक प्लैनेट है, उनका एक गॉड है मार्स, और वो कंसिडर करते हैं कि ये जो है जंग का खुदा है।
अगर की पॉइंट्स की बात करें, 92 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, 18 से 19 जो हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ इससे ज़्यादा कुछ कम हो सकते हैं। जबकि अगर इनके बारे में स्पेशलाइजेशन की बात करें तो रियलिज्म और सोशल कमेंट्री इनके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जबकि अगर हम इनका कॉर्नरस्टोन की बात करें कि ये कॉर्नरस्टोन कैसे हैं एंशिएंट लिटरेरी एजुकेशन के अंदर, वो ऐसे हैं क्योंकि इन्होंने हेलेनिस्टिक एज के अंदर अपना कारनामा सर अंजाम दिया है रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिलेटेड टू लिटरेरी एजुकेशन। हेलेनिस्टिक एज वो एज है जो कि हेलन के साथ एसोसिएट की जाती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मोस्ट एवर ब्यूटीफुल कैरेक्टर इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू हेलन, जिनकी वजह से ट्रोजन वार हुई है और वो 10 साल तक जंग चलती रही है। और अगर फेमस वर्क्स की बात करें तो जैसे कि पहले भी बताया है कि मीडिया एंड द बचाए है, और फिर इसके बाद कंक्लूजन आती है आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। और कंक्लूजन में हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी स्टैंड्स एज ए टेस्टमेंट टू प्रोफाउंड डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड एंड्योरिंग पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। हमें स्टोरी टेलिंग की टेक्निक का अंदाजा हुआ है कि स्टोरीज कैसे तरतीब दी जाती हैं, स्टोरीज कैसे बयान की जाती हैं, और वहां पे हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन इमोशंस को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज के जो हमारे वर्ड्स थे या आज के जो हमारे राइटर्स थे, उनका जो मेजर कंसर्न था कि कैप्टिवेट करना है ऑडियंस को, और जो कम्प्लेक्सिटीज हैं रिगार्डिंग फेट, फ्री विल, उनको दिखाना है, ह्यूमन कंडीशंस को दिखाना है। और यही तो कंसर्न है लिटरेचर का, यही तो स्कोप है लिटरेचर का कि ह्यूमन कंडीशंस को और ह्यूमन इमोशंस को एनालाइज करना है। इनके जितने भी पीस ऑफ राइटिंग्स हैं, उन्होंने इनके अंदर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया है, और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के बारे में दिखाया है कि कैसे कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। और हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिला है थिएटर के बारे में भी कि थिएटर के अंदर पहले एक किरदार होता था जो बोलता था, फिर डिट्रोगनिस्ट लेके आए एस्किलीस, और फिर ट्राइटोगनिस्ट लेकर आए सोफोक्लीस। तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इनकी। तो अगले लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप इस लेक्चर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।